التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا। ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ, सरशार निगाहे नरगिस हूँ, पाबस्ते गिसुए सुम्बुल हूँ। देखिए, जमहूरियत है, जमहूरियत में सिर्फ मुस्लिम ही क्यों, हर तबका वोट बैंक होता है। ये कहने में बड़ा अजीब सा लगता है, पर लेकिन जमहूरियत की खसूसियत ही ये है कि वोट पे होता है सब कुछ, जिसकी जितनी संख्या भारी उतना उसकी भागीदारी। तो वोट आप सिर्फ कहें कि मुस्लिम तबके को ही वोट बैंक समझा जाता है, और भी है, शेड्यूल कास्ट है कि वोट बैंक अगर हम देखें तो एक जैसे जाकर बैंक से निकाल के ले आए, तो थिंकिंग ही है कि सिर्फ इलेक्शन टाइम पर गिनती के तौर पर, वोट्स के तौर पर भाई इतने वोट्स हमें मिल जाएंगे, बाकी उन्हें कुछ सर्व करने में इंटरेस्ट ना हो, बस फाइनल इलेक्शन टाइम पे याद करना है। ऐसे किस्म के कंसेप्ट के साथ जब देखा जाता है लोगों को, तो इसे हम एक तरह से समझ सकते हैं कि वोट बैंक है। लेकिन इसमें अगर देखें तो अलग अलग फैक्टर से डराया जाता है जिससे कि उसे बैंक बनाया जाए। जब से आज़ादी हासिल हुई और जमहूरियत हमारे यहाँ कायम हुई, उस दिन से हमें सिर्फ ये डराया गया कि अगर आप हमारी तरफ नहीं आएंगे तो ये तुम्हें खा जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। डर की जो राजनीति है, ये डर की राजनीति चली, और इस डर ने हमें हमेशा डराया गया और हमें ये कहा कि हमारे में आने से, हमसे मिलने से, हमें आप वोट देंगे तो आपका हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम आपको एक अच्छा नेशनल तस्लीम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं दानिश जावेद आपका इस्तकबाल करता हूं आपके हर दिल अजीज प्रोग्राम हालात में। आज का हमारा टॉपिक है हिंदुस्तानी सियासी पस मंजर में क्या मुसलमान महज एक वोट बैंक है। आइए बंसल साहब की तरफ चलते हैं। बंसल साहब, बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं कांग्रेस पे, और इसलिए है कि पूरे 65-67 साल इस कौम ने कांग्रेस को अपनी एक पेरेंट बॉडी समझ के इसका साथ दिया। 1947 से लेके आप कम से कम 1989-90 तक तो ये कह ही सकते हैं कि ये एक वोट बैंक बन के बाकायदा एक कांग्रेस का हिस्सा बन के साथ में रही। एलिगेशन ये है कि उसका इस्तेहसाल किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया। लेकिन इन 67 सालों में कांग्रेस ने इस कौम को क्या दिया? देखिए, सबसे बड़ी चीज है, मैं आपको एक चीज बताऊं दानिश साहब, कि जहां तक आप देने की बात कर रहे हैं तो बहुत से तबके इस बात को कह सकते हैं इस मुल्क में आजादी के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला। बहुत सी आप मिसाल दे दीजिए। मैं मिसाल भी देता हूं। आप शेड्यूल कास्ट को ही आप अगर लेके चलेंगे तो डिस्पाइट द रिजर्वेशन जो उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। और जहां तक आपने ये कहा कि साहब कांग्रेस ने चलावा, क्या नहीं मिल पाया शेड्यूल कास्ट को? नहीं, जो आप उनकी परसेंटेज आज भी देखिए, अनटचेबिलिटी इसके बावजूद की कॉन्स्टिट्यूशन ने बैन की हुई है, क्या अनटचेबिलिटी आज नहीं चल रही है? तो आप ये बताइए कि जो अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस कर रहा है क्या सिर्फ बीजेपी वाला है? क्या कांग्रेस में नहीं, कांग्रेस में ये नहीं कह रहा। आवाम के एक जो जहन है वो जिस तरीके से आजादी के 70 साल बाद आज ग्लोबलाइजेशन हो रहा है वो नहीं हो पा रहा है। जहन नहीं लोगों के जितने खुले होने चाहिए, और यही वजूहत है कि आज जिस तरीके से फिरकाना कम्युनल वायलेंस और इस तरीके के जो चीजें आती रही हैं या होती रही हैं। सर मैं साहब एक मिनट आपको टोक रहा हूँ, आपकी बात से बात निकल रही है, मैं आपको 1 मिनट टोक रहा हूँ। जब हम बात करते हैं मुस्लिम वोट बैंक एंड अदर्स की, 13.5% और बाकी बची हुई परसेंटेज, तो बाकी बची हुई परसेंटेज में सब लोग आ जाते हैं जी, पूरी अदर देन मुस्लिम कम्युनिटी आ जाती है। तो अगर हम वहाँ दलित की बात करें या कोई और तबके की बात करें, यकीनन उन्हें नहीं मिला तो मिला भी बहुत कुछ है। मैं जानना, 1 मिनट सर, आपने कहा कि आपने कहा कि 1 मिनट सर, मैं मेरा सिंपल सा एक पॉइंट ये है कि आपने अभी कहा, अभी की जबान से एक बात अदा हुई कि अगर रिजर्वेशन को छोड़ दें तो और दलितों को क्या मिला। मेरा सवाल यह है कि मुसलमानों को तो ये रिजर्वेशन भी नहीं मिला। देखिए ऐसा है, अब इसमें रिजर्वेशन की बात, कोई एक चीज जो मिली हो जिसका जिक्र कर सके। और 67 साल के इस अलायंस को हम खुशी के साथ अमेरिका की तरह सीनों पे सजा सकें। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, देखिए इसे अदरवाइज ना लिया जाए। डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको बराबर के हुकूक दिए हैं, और जो बूटी है या जो रिसोर्सेज हैं उस पर सबका बराबर का हक है। और आपको याद होना चाहिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बात भी कही थी, मनमोहन सिंह जी ने, कि कंट्री की रिसोर्सेज पे माइनॉरिटीज का पहले हक है, और जिसको लेके बहुत बतंगड़ खड़ा किया गया। लोगों ने कहा कि ये सरकार तो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए काम करने की बात करती है, मुस्लिम्स को प्राथमिकता देती है या तरजीह देती है, ये कहा। तो मैं आपसे सिर्फ, देखिए मैं ये नहीं कहता आप हर समय अगर आप ये सिर्फ गवर्नमेंट पर ही उसका
इल्जाम डालेंगे, कुछ कम्युनिटी लीडरशिप भी होती है, दैट हैज टू इंट्रोस्पेक्ट कि क्या कारण रहे। सिख कम्युनिटी को देखिए, सिख कम्युनिटी के लोग क्या थे, वो भी बर्बाद हो गए थे जब आजादी के बाद। क्या उन्होंने अपने आप नहीं उठे? मैं ये नहीं कहता, देखिए इस चीज को कॉन्स्टेंटली हम सरकार पर ही इस सब चीजों का इल्जाम डालें, जैसा कि जॉन ऑफ कैनेडी ने कहा था कि यू शुड नॉट लुक टुवर्ड्स द गवर्नमेंट व्हाट इट डज फॉर यू, बट व्हाट यू कैन डू फॉर द नेशन के कॉन्टेक्स्ट में। तो डेफिनेटली सरकार ने समय समय पे जितनी करनी चाहिए थी, बहुत सी चीजें डिलीवरेंस में कमी रही है। अच्छा। और कोशिश, देखिए कोशिश अगर सरकार की ये नहीं होती तो सच्चर कमीशन नहीं बिठाया होता। सच्चर कमीशन के बाद उस पे ये पूरी तरीके से तो अभी तक नहीं हुआ। इम्प्लीमेंटेशन का आपको पता है, आप लोग जो ये बड़ा एक फैशन बन गया है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, उसमें जो एस्पेक्ट्स थे सब पे इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, आप लोगों को शाया नहीं हो पाया, पता नहीं चल पाया। दूसरी बात आपने जो सिख कम्युनिटी के लिए कही है, उसमें दंगों के बाद क्या सिख कम्युनिटी ने कांग्रेस का साथ दिया? किसका साथ दिया? जिसने किसका साथ दिया और तब उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ? देखिए साथ की बात नहीं है कि किसने किसका साथ दिया, मेरा ये सिर्फ एक कहने का, ये कॉन्स्टेंटली जो था वो कहाँ पर ट्रांसफर हुआ है, उसके बाद सवाल ये उठता है। और दूसरी बात जो आपने अनटचेबिलिटी दलित की बात कही है, आज जो मानसिकता चेंज करने की आप बात कर रहे हैं, एक नई मानसिकता ने जन्म लिया है कि एवरी मुस्लिम इज टेररिस्ट। देखिए ये जो मैन्युफैक्चरिंग की है, मानसिकता वहां पे भी चेंज हुई है, मुस्लिम भी परेशान है। सुनिए ये देखिए, अब आप एक तरफ आप कहते हैं कि हमने खौफ, खौफ किसने क्रिएट किया? सवाल ये कि मुझे जरा 2 मिनट कहने दीजिए सर। आपने ये कहा कि खौफ पैदा किया, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि साहब की इस्लामिक टेररिज्म की बात, तो इसकी बुनियाद अब अगर हम कहेंगे कि साहब ये फला सियासी जमात है, फिर आप उनका खौफ हमारे में पता है कि कौन किस तरीके से ये मैनेज कर रहा है, किस तरीके से एक साजिश कहिए या उनकी पूरी डिजाइन ही, वो उनका एग्जिस्टेंस, उनका पूरा वजूद इसी पर है कि किस तरीके से। देखिए ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल किया, आज इसी तरीके की, आज जमहूरियत में डेवलपिंग कंट्रीज में ये होता है, लॉपसाइडेड डेवलपमेंट होता है। जब आप आफ्टर अ कॉलोनाइजेशन ऑफ 200 ईयर्स आप जब इमर्ज करते हैं, यहाँ तो इस कंट्री में तो बहुत कुछ हुआ है, इस कंट्रीज में आपकी जमहूरियत बहाल है, आपको बराबर का हकूक है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन। ये बात दूसरी है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होना चाहिए था, जो तवक्का, तो डेफिनेटली आई थिंक ये बात बहुत अहम है कि मोर नीड्स टू बी डन। और आप जब ये बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं, ये देखते हैं कि टेररिज्म से टेरर की जगह हेट्रेड ज्यादा पैदा होती है, और वो हेट्रेड डेवलप करके एक तरह का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चलती है। अब आपको मैं सेंसस की, आपको मैं फिगर्स, लेकिन जिस तरीके से मीडिया ने हाईलाइट किया, एक खौफ पैदा करने की कोशिश की कि साहब माइनॉरिटीज का जो है परसेंटेज, जो है ग्रोथ परसेंटेज, वो बढ़ रहा है इन कंपैरिजन टू हिंदू, जबकि फैक्ट्स वर एट वेराइज। सर मैं यहाँ एक सवाल करना, बंसल साहब मेरा एक इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आई एम नॉट डिबेटिंग, आई एम सेइंग कि मीडिया ने इस तरीके से क्रिएट किया, जबकि फैक्ट्स जो थे, हकीकत ऐसी नहीं थी। माफ कीजिएगा, मैं पब्लिकली इस बात को कह रहा हूं। और ये जो लोग बेसिकली कम्युनल आउटफिट्स हैं, उन्होंने ये प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि 20 साल बाद कि 30 साल बाद मुस्लिम आपसे ज्यादा हो जाएंगे, उस बुनियाद पे। तो खौफ जो आप कह रहे हैं, जहां तक हमारे वोट बैंक पॉलिटिक्स का सवाल है, मेरा ये कहना है कि जो लोग खौफ की वजह से एक पर्टिकुलर पार्टी को चूज करते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ आगे के प्रोस्पेक्ट्स, वो पार्टी आगे क्या प्रॉमिस कर रही है, बस सिर्फ एक प्रोटेक्शन की बात होती है। तो कहना तो यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में रहकर प्रोटेक्टेड थे, प्रोटेक्शन अल्लाह के हाथ में है। ये बात को समझना, जब तक कम्युनिटी बात नहीं समझेगी ना, तब तक सही डिसीजंस नहीं ले पाएगी। तो प्रोटेक्शन अल्लाह के हाथ में। हमने देखा है कि वो जिन्हें सिर्फ समझा गया, ऐसे टाइम्स में बहुत सारे राइट्स और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, और ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें अनसेफ समझा गया, उनकी हुकूमत के टाइम पर सेफ भी रह गए। तो मानने की, समझने की बात क्या है कि अल्लाह के हाथ में है। नंबर 1 ये बात दिमाग में जब तक नहीं बैठेगी, तब तक सही डिसीजंस नहीं हो सकते हैं। 5 साल बाद इलेक्शन के टाइम पे सब ये बातें आती है, वोट बैंक पॉलिटिक्स वगैरह, ये एक 5वें साल का डिसीजन नहीं है, ये 5 साल की बातें हैं। 5 साल में जब तक ये नहीं हो, जब तक उसके सही स्टेप्स ना हो, तब तक हम सचमुच वोट बैंक पॉलिटिक्स में मैनिपुलेशन के शिकार होने से बच नहीं सकते। एक शख्स जिसके पास अल्लाह ने ईमान दिया है, और ईमान से एक स्ट्रेंथ आती है कि ऊपर वाला मेरी मदद कर रहा है, उस चीज की वजह से वो एक गिवर बनता है, ना कि भाई हमें मत एक्सप्लॉइट करो। भाई यू बिकम अ गिवर इन कम्युनिटी। अगर आप जाके कम्युनिटी को सर्व करोगे, तो आज के जमाने के अंदर जिस तरह का हम देखते हैं कि पॉलिटिशियंस एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जिस तरह के स्विस बैंक अकाउंट्स भरे पड़े हैं, जिस तरह का करप्शन है, उसके अंदर सिंसियर सर्विंग लोगों की बहुत बड़ी जरूरत है। और अगर इस कम्युनिटी में ये एक एहसास और जाग गया कि हम सर्व करने वाले बने, हम देने वाले बने, हम बचाने वाले बने, तो ऐसे कितने सारे सेगमेंट्स हैं जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं।
हमारे अलावा दूसरे सेगमेंट्स भी एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, बल्कि हम उन्हें कंबाइन कर सकते हैं। अगर हम देखें वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर, कुछ नहीं तो दूसरे एक्सप्लॉइटेड सेगमेंट्स को अपने साथ जोड़कर एक जॉइंटली किस तरह से सारों के हुकूक की हिफाजत कैसे हो सकती है, ऐसी थिंकिंग लाना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो वोटिंग में होती है, वोटिंग टाइम पर 5वें साल में सिर्फ एक चीज पे होती है कि कौन मेरी हिफाजत कर सकता है, जबकि हिफाजत करने वाला अल्लाह है। और इसमें हमें आगे के डेवलपमेंट को सोचना चाहिए। चलो फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं होगा, फर्स्ट ईयर में हो सकता है कि कोई बहुत नॉमिनल ज्यादा चेंज आएगा, लेकिन इतने सालों के पॉलिटिक्स के अंदर हम देखते हैं कुछ तो डिफरेंस आ गए होते हैं। आज हम इतने सालों बाद ये डिस्कशन कर रहे हैं कि हम आज एक एक्सप्लॉइटेड कम्युनिटी है। क्यों है? क्योंकि एक डरी हुई कम्युनिटी इसी तरह से बिहेव करती है। तो हमें देखना है कि एक गिविंग कम्युनिटी बनना है, एक सपोर्टिंग यानी देने वाली कम्युनिटी बनना है, और जहां जहां लोगों ने किया वहां बेनिफिट्स मिले भी है। एक चीज और मैं ज़ियाद भाई के साथ में जोड़ना चाहूंगा कि जो आज मुसलमानों की लोकल लीडरशिप है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जिन्हें टिकट्स मिलते हैं, व्हाई दे ऑल आर ऑलवेज सबमिसिव सेकुलर्स। सबमिसिव सेकुलर्स आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, जो आवाज नहीं उठा सकते वो अपने आप को सबमिशन कर रहे हैं कि हमें गुलाम कौम है, हम आपके सामने अपना वोट बैंक लाकर आपको दे रहे हैं। वी डोंट हैव दैट करेज टू स्पीक, टू रेज द इश्यूज ऑफ आवर अवाम। यासर साहब, मैं आपको 1 मिनट टोक रहा हूँ। नाजरीन, गुफ्तगू अपने इंतहाई दिलचस्प मकाम पर है, लेकिन आप जानते हैं कि ब्रेक हमारी मजबूरी है। आप कहीं जाइएगा मत, हम अभी वापस लौटते हैं। करो तुम हर नमाज में खुशू का एहतिमाम, रखो गैब, किताबुल्लाह और आखिरत पर ईमान। ना दो अल्लाह के सिवा इबादत में किसी को कोई मकाम, ना करो बदकारी और ना कोई काम हराम। मानो अल्लाह का हुक्म और फरमाने रसूल, यही है हकीकी कामयाबी के रोशन उसूल। हकीकी कामयाबी के रोशन उसूल जानिए शेख हाफिज अब्दुल तव्वाब से कुरान और हदीस की रोशनी में दीनों दुनिया की हकीकी कामयाबी के रोशन उसूल, हर बुध दोपहर 2:30 बजे और रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। खुश अखलाकी, मिलनसारी, आदाबो एहतराम की आदत और सिर्फ अल्लाह ही की इबादत। बन जाए हमारी ज़हनियत, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रहे कायम जिन उसूलों पर, हकीकत में इन उसूलों की पाबंदी है तामीरे इंसानियत। तामीरे इंसानियत। देखिए शेख अब्दुल्ला अल-काफी अल-मोहम्मदी के साथ कुरान और हदीस की रोशनी में इंसान को बेदार करके उसकी इंसानियत को तामीर करने का बेहतरीन प्रोग्राम, हर जुमेरात दोपहर 3 बजे और रात 9 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। मैं एक बार फिर आपका इस्तकबाल करता हूं आपके प्रोग्राम हालात में, ब्रेक के बाद। आइए हम अपने इस खूबसूरत मौजू को आगे बढ़ाते हैं। फरद भाई, आपसे जानना चाहता हूं ये बात कि क्या इस मुसलमानों के वोट बैंक बनने में लीडरशिप का फुकदान जिम्मेदार है? देखिए, मुसलमान ने अपनी लीडरशिप शुरू से ही कांग्रेस के हाथ में दी जी, ये शुरू की बात है कि हमने अपनी लीडरशिप, अपनी क़यादत आपके हाथ में दे दी, आपके ऊपर हमने पूरा एतमाद किया और उस एतमाद को आपने हमें कहां पर पहुंचा दिया। एक चीज, उन्हीं की तरफ पे सूबाई हुकूमत, जितनी सूबाई पार्टी हैं वो भी हमसे 18% तक जाती हैं, जो पॉसिबल नहीं है। अब वो क्या खेल खेलती हैं, उन्हीं की तरफ पे चल रहे हैं वो लोग भी। वहां से उन्होंने सीखा कि मुसलमान को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए। वो एक्सप्लॉइट ऐसे करते हैं कि 18% कहते हैं, लैपटॉप कहते हैं, और तो और स्कूटी देना शुरू कर देते हैं, और इसके अलावा और क्या कह देंगे। बड़ी अच्छी बात है, इस पर डिस्कशन करना चाहिए। लेकिन ये सोचिए कि जो लॉ में नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है, वो आप वादे कर रहे हैं और उन वादों से आप फिर बाद में हट जाते हैं। तो ये हमारी पार्टी अब मरकजी हुकूमत, देखिए अब कांग्रेस की नहीं है,
लेकिन हमारी जो सूबाई हुकूमत है, अभी बिहार में जो था, अभी जो यूपी में सरकार ने जो वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। एक तरफ इन्होंने क्या कर रखा है कि हमसे जो वादे करते हैं उन वादों को पूरा करने के लिए उसका इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट ऐसे भौंडे अंदाज से करते हैं कि इन्हीं का एक आदमी जाता है हाई कोर्ट से उसको रिट कर देता है, वो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाता, फिर ये कहते हैं कि कोर्ट के आगे हम कुछ बोल नहीं सकते। तो ये इस तरीके से एक्सप्लॉइट हो रहा है, ये धोखे में रखा जा रहा है हमें, और ये सूबाई हुकूमत भी हमारे साथ बहुत बड़ा छल कर रही है। इनसे भी हमें होशियार रहना है। चलिए, हुकूमतों पे इल्जाम बहुत हो गया। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही। जमहूरियत में लालच देना, देखिए कंट्री को बनाने के लिए देश। सर फरहत भाई, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए आप ही से सवाल पूछ रहा हूँ कि आपने अभी कहा कि जो कानून के जायद है उसका वादा किया जाता है, बियॉन्ड द लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर की चीज है, उसका वादा किया जाता है, उसका लालच दिया जाता है। सवाल यह है कि क्या ये कौम इतनी बेवकूफ है या कॉन्स्टिट्यूशन से इतनी बेखबर है या इसे कोई बताने वाला नहीं है कि तुमसे जो वादा किया जा रहा है वो मुमकिन ही नहीं है? वादा जो है वो सेकेंडरी है। सारे वादे सेकेंडरी है, प्राइमरी प्रोटेक्शन है। प्राइमरी एक डरी हुई कौम है जिसको जो कहे कि तुम हमारे यहाँ प्रोटेक्टेड रहोगे, तो वो उनका प्राइमरी बात है, बाकी सारी बातें सेकेंडरी। अगर वो प्राइमरी होते तो उसकी गिरफ्त उस तरह से हुई होती, उसके अंदर रिजल्ट्स लाए गए होते, और नहीं आ रहे तो दूसरे ऑप्शन को लिया जाता, तीसरे ऑप्शन को लिया जाता जो रिजल्ट्स डिलीवर करके थे विद इन अ गिवन स्पैन ऑफ टाइम। तो यहाँ मामला क्या है ना कि ये डरी हुई साइकोलॉजी की बात है। और हालांकि अगर देखा जाए ना तो मैं तो ये कहता हूँ कि सारे इंसान जब भाई है, भाई हम सब कंट्री के एतबार से भी भाई है, हम सब खून के रिश्ते के एतबार से भाई है। जिनसे डरते हो उनसे आके बात करो, हो सकता है उनसे ज्यादा मोहब्बत मिल जाएगी। बात यह है कि ये सारी दूरियों को खत्म किया जाए तो डर की साइकोलॉजी खत्म नहीं होगी ना, तब तक सिचुएशन नहीं चेंज होने वाली। ये बात ही यहाँ से शुरू हुई है कि हमें जिससे डराया गया हम उससे हट गए, वो हमारे मजीद और दुश्मन होते गए, हमारी दुश्मनी बढ़ाई गई, क्योंकि हम जब डरे तो हम आपकी तरफ आ गए। उन्होंने कहा कि इनकी तरफ जा रहे हैं तो ये हमारे पक्के दुश्मन है, इनकी वजह से हम इख्तिदार में नहीं आ रहे हैं, तो हमारे और मजीद दुश्मनी बढ़ा दी गई, बजाय ये कि हमें अपने मुल्क को मजबूत बनाना चाहिए था। आजादी के अभी दिन ही कितने हुए हैं, अभी से हमारे अंदर बंदरबाट शुरू हो गया और करप्शन शुरू हो गया। हमें ये सोचना है कि आजादी है क्या? आजादी, हमें अब बोलने की आजादी नहीं है, अपने विचार रखने की आजादी नहीं है। उसके ऊपर पार्लियामेंट में क्या डिस्कस हो रहा है देख रहे हैं, क्या कितना नंगनाच है। क्या ये लगता है कि ये हमारी क़यादत कर सकते हैं? ये लोग जो झूठ बोलकर, जो वादे करके और अपनी बात को कहने के बाद मुकर जाना मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने, और ये कहना कि हमारी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, जबकि हमारे कहने का मतलब ये नहीं ये था। तो ऐसे लोग जब हमारी क़यादत करेंगे तो अल्लाह ही मालिक है हमारे। मेरा ये कहना है, ये सब जितनी बातें हुई उसका निचोड़ एक देखिए ये है, एक तो थोड़ा पब्लिक को भी अपने जो फैसले हैं उसमें दानिशमंद होने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सही। उन्हें घोड़े और गधे में फर्क करना होगा, किसमें सलाहियत है और कौन नेक नियती है। मैं आपको एक बताऊं, जहां तक सेकुलरिज्म की बात है, मेरे अपने यहाँ जैसे हमारी जो पार्टी की बैठक होती है, बिल्कुल मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ, कहीं ना कहीं हमसे गलतियां हुई हैं, कहीं ना कहीं जो आरएसएस के जो एलिमेंट है हमारी पार्टी में घुसा आया था। तो मैं अपने पार्टी वर्कर्स से ये कह रहा था कि अगर आप यहाँ की जो इस गंगा जमनी तहजीब में अगर आपकी अकीदत है तो इस पार्टी में रहिए। समझिए, ये ना हो कि आप पार्टी में तो इसमें रहें और बात वही हिंदू मुस्लिम की करें, तो ये ना तो मुझे रास आएगी और ना आपको करना चाहिए। तो आज हमें जो खासतौर से जो यंग जो यूथ है उसके जहन को बदलना है। माफ कीजिएगा, देखिए वो यूथ आज गांधी को नहीं समझता है, आज नेहरू को नहीं समझता है, आज मौलाना अबुल कलाम आजाद ने क्या सोच के यहाँ रुके उस जज्बे को नहीं समझता है। क्या वजह है कि आज ये मुल्क 70 साल के बाद भी आज जमहूरियत इसकी दिन पे दिन मजबूत हो रही है। ये ठीक है कि कहीं ना कहीं ऐसी वारदातें, कम्युनल फिरका वाराना वारदातें होती हैं, ये भी हमें इस पे सोचना है इस पे, पर लेकिन ये मुल्क आगे बढ़ रहा है तो उसकी जान है सेकुलरिज्म, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखिए, और नेहरू की इसमें अकीदत थी, नेहरू और जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर्स रहे। और देखिए, ये जो आप लोगों का खासतौर से मैं एक माजरत के साथ कहना चाहूंगा, जो आप कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया अकलियत के लिए, ये उसी तरीके का जुमला है जिस तरीके से बीजेपी कहती है कि 70 साल में कांग्रेस ने हिंदुस्तान में क्या किया। कांग्रेस तो ये अगर आप जुमला कहेंगे तो बड़ा मुश्किल होता है कि ये किया। कांग्रेस से इसलिए शिकायत है क्योंकि सेकुलर का झंडा जो लेकर चला है मुसलमान चलाया, कांग्रेस चलवाया है हमसे। सोल्यूशन बताया, उनका बताया सोल्यूशन है जो बात जिस तरह से सिखों ने किया, अगर वो सिमिलर मॉडल यहाँ पे नहीं अप्लाई होता, जो आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया, जब तक हम गिविंग कम्युनिटी नहीं बनते, जब तक हम देने वाले नहीं बनते,
तब तक बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना एक डिफिकल्ट बात है। तो यहाँ पर ये बात है, और सही बात तो ये फियर साइकोलॉजी को ओवरकम करके मैं फाइनली ये हेट्रेड साइकोलॉजी रखने वालों के ताल्लुक से भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग नफरतें पैदा करके और नफरतों की वजह से अपनी वोटिंग पॉलिसीज उनकी होती है और वोटिंग पैटर्न होती है नफरत की बुनियाद पर होती है, हम कहते हैं भाई हम सब भाई हैं, हम सब इंसान हैं, हम सब के अंदर इनकी खून दौड़ रहा है और हम सबको एक कंट्री के डेवलपमेंट का सोचना चाहिए, कैसे हमारी कंट्री की भलाई हो, कैसे हमारी कंट्री अच्छी रास्ते पे चले, अच्छी सक्सेस पहुंचे। हमें अपनी एक मिसाल, ये एक ऐसा मुल्क रहा है जिसमें टॉलरेंस जरूरत से ज्यादा रही है, जिसमें टॉलरेंस रही है, पर आज जो हम देख रहे हैं इनटॉलरेंस अगेंस्ट इस तरीके से, मेरा ये मानना है कि फिक्रमंदी की बात है। आगे के उसके इम्कानात क्या होंगे ये हमें, फिर आप कहेंगे कि आप हमें डरा रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल हकीकत से आपको रूबरू करने की बात से मुत्तफिक हैं, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। कांग्रेस कुछ ना करी थी, कांग्रेस के जमाने में फसादात हुए, मैं मानता हूं, पर कांग्रेस के जमाने में किसी की ये हिम्मत नहीं हुई कि उन्होंने गॉडसे के लिए मंदिर बनाने की बात की हो, किसी की ये इस तरीके से हिम्मत नहीं हुई। जो जुमले जिस तरीके से आज हो रहे हैं कि आमिर खान ने अगर कुछ कह दिया तो उससे ये कह दिया जाए कि पाकिस्तान भेज दिया जाए, यही तो असली जो आज डिस्कशन ये हो रहा है, ये इसलिए तो हो रहा है कि आपने वोट बैंक हमें कैसे बनाया, इसी डर से। मैंने आपसे एक शेर कहा था, बड़े सलीके से हर काम बांट रखा है, एक आग लगाया को हवा देगा, एक आग लगाता है दूसरा हवा दे देता है। अगर तसव्वुर कीजिए, आप तसव्वुर कीजिए, और ये हम लोगों को भी ऑल शुड से इट इन वन वॉइस कि आजादी के बाद इतना तमाम खूनी मंजर देखने को मिला, और उसके बाद नेहरू की क़यादत में जिस तरीके से नॉर्मलसी, जिस तरीके से आज जरा सा छोटा सा दंगा हो जाता है, महीनों वो मुजफ्फरनगर नॉर्मल नहीं हो पाया, इस मुल्क को उन्होंने नॉर्मल सामान्य स्थिति की, क्या नेहरू का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है इस चीज पे? क्योंकि उनका एक बिलीफ था, रिलीजियस बिलीफ था उनका कि द स्ट्रेंथ ऑफ दिस कंट्री इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और ये उनकी कुशलता थी कि किस तरीके से उन्होंने, इसके बावजूद कि लाखों लोगों का नरसंहार हुआ, लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ, इसके बावजूद उन्होंने सबको साथ रखते हुए, क्या वजह थी कि 52 में या 57 में, इसके बावजूद कि कम्युनलिस्ट पूरे जोर पे थे, कांग्रेस वापस आती रही? कुछ तो वजह थी कि कांग्रेस ने, हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था ना, हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। आप ये कहें कि सिर्फ आप ही के वोट पे हुआ, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे वोट पे हुआ है, हम ये कह रहे हैं कि सेकुलर हिंदूज ने भी आपको वोट किया 52 से 50। बंसल साहब बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही, और बहुत देर के बाद ये बात निकली कि आप ऐसा मत कहिए कि आप ही के वोट के साथ ऐसा हुआ। मेरे दिमाग में फौरन एक सवाल सरसरा के आया, वो ये कि 1947 से लेके 1988 तक मुसलमान कांग्रेस का बंधवा मजदूर वोट बैंक था, 88 में क्यों भाग गया? बिहार इलेक्शन में ओवैसी ने जिस तरीके से एंट्री की और कयास ये लगाए जा रहे थे कि ओवैसी अच्छी पकड़ बनाएंगे वहां पे, उसके बावजूद बिहार के मुसलमानों ने ओवैसी की पॉलिटिक्स को बिल्कुल मना कर दिया और कांग्रेस का और गठबंधन का साथ दिया। उसके बावजूद आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक मुसलमान नहीं दिया वहां पे। किसको रिजेक्ट किया है? अब ये देखिए, मुसलमानों ने ओवैसी को रिजेक्ट किया है। कम्युनल फोर्सेस को हमें हाशिए पे लाना है, वो हमारी प्रायोरिटी रहनी चाहिए। कि जैसे कि नेहरू ने कहा, हु डाइज इफ इंडिया लिव्स एंड हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। शुरू से ये देखिए, जहां मुसलमान कम्युनिटी ज्यादा है वहां मुसलमान को खड़ा किया जाता है, जहां हिंदू कम्युनिटी है वहां हिंदू। जबकि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मुसलमान को वहां खड़ा करें जहां हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है, और हिंदू पॉपुलेशन जहां मुसलमान, वहां मुसलमान तो आपको वोट दे ही रहा है। मुसलमान तो किसको दे रहा है? मुसलमान हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनाता है, यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाता है। मैं कुछ बात खास तौर से कहना चाहता हूँ ऐसी पार्टीज के लिए जो डिविजिव किस्म की पॉलिटिक्स इस्तेमाल करके, वोट बैंक किस्म की पॉलिटिक्स इस्तेमाल करके पावर में आना चाहते हैं और आते रहते हैं। तो यहाँ मेरा ये कहना है कि आज हमें इंडिया में जरूरत है सर्विस बेस्ड पॉलिटिक्स की, और अगर ये करेंगे तो ये फास्ट स्पीड सोल्यूशन जो है ना, जो चलते भी नहीं भी चलते हैं, जो ये वोट बैंक बेस्ड पॉलिटिक्स है, ये सक्सीड होती भी है नहीं भी होती है। पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस को देखकर कोई बेवकूफ बनता भी है नहीं भी बनता है। वल्लज़ीना ला यदऊन मअल्लाहि इलाहा